साल की शुरुआत में ऐसा लग रहा था मानो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक अब धीरे धीरे सिमट जाएगा। नेताओं के बेलगाम बयान और राष्ट्रवाद की लहर के बीच नक्सलियों ने फिर दिखा दिया कि बैकफुट पर होने का मतलब खात्मा नहीं होता। तारीख 9 अप्रैल, दिन मंगलवार, स्थान दंतेवाड़ा, कुआकोंडा ब्लॉक का श्यामगिरी। बस्तर की एकमात्र उम्मीद भीमा मंडावी से पार्टी को बहुत उम्मीदें थीं। 2018 के विधानसभा में प्रचंड हार के बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारी के बीच ताबड़तोड़ दौरे और रैलियों का सिलसिला चल रहा था। 2 दिन बाद 11 अप्रैल गुरुवार को लोकसभा के लिए वोटिंग होनी थी। हमेशा मुस्कुराने वाले, सौम्य, मृदुल, मिलनसार भीमा मंडावी दंतेवाड़ा को तेजी से नापना चाहते थे। मंडावी जानते थे चुनावी सीजन में किसी भी मेला मड़ई को छोड़ना पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा सालाना मड़ई में एक जनसभा रखी गई। कुआकोंडा ब्लॉक के श्यामगिरी गाँव में चुनावी सभा के बाद नकुलनार लौटना था। वक्त बचाने के लिए भीमा मंडावी ने शॉर्टकट का सहारा लिया। आमतौर पर अति संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन भीमा मंडावी के लिए हर पल कीमती था। इसी चाहत में शॉर्टकट से उनका काफिला निकला। लेकिन तभी शाम करीब 4 बजे श्यामगिरी गांव के पास शॉर्टकट रोड घात लगाकर काफिले पर हमला। विधायक समेत 5 शहीद। शाम करीब 4 बजे हुए इस हादसे की खबर को जंगल से निकलकर देश के कान गर्म करने में कुछ घंटे लगे। चुनावी सभा से लौट रहे भीमा मंडावी के काफिले पर घात लगाकर यह हमला किया गया था। तैयारी ऐसी कि 45 किलो विस्फोटक लैंडमाइन की शक्ल में बिछाया गया और सैकड़ों नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। विधायक के साथ साथ 4 और जवान भी इस हमले में शहीद हो गए। पूरे देश की राजनीति इस धमाके के साथ स्तब्ध रह गई। लाल आतंक के खात्मे की बात करने वालों पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। नक्सलियों ने साबित कर दिया कि वो भले बैकफुट पर हैं, लेकिन उनका नेटवर्क पूरी तरह से काम कर रहा है और लाल गलियारे को खत्म करने की सरकारी चाहत फिलहाल ख्वाब की तरह है। धमाके में गाड़ी के हुए 3 टुकड़ों ने सरकारी दावों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सड़क पर सिर्फ 5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा नहीं हुआ था, कब्र खुद गई थी मंत्रियों के दावे की कि कुछ सालों में खत्म हो जाएगा माओवाद। मंडावी की मौत ने माओवाद के मोर्चे पर फिर से सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। छत्तीसगढ़ में साल 2019 में नक्सली हिंसा की घटनाओं में कमी होने का दावा किया गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद रामविचार नेताम के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिया कि पिछले साल के मुकाबले 2019 में 1 जनवरी से 15 नवंबर तक 231 बार नक्सलियों ने हमला किया। इसमें 76 लोगों की मौत हुई। आम लोगों के साथ साथ इसमें सुरक्षा बल और नेताओं की शहादत शामिल है। वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से की गई कार्रवाई में 72 नक्सली ढेर हुए। रेड्डी ने यह भी बताया कि 2018 में 392 घटनाएं हुई थीं और नेताओं, सुरक्षा बलों समेत 153 लोगों की मौत हुई, जबकि 125 नक्सली ढेर किए गए। लेकिन हैरानी तब होती है जब सांसद नेताम ने पूछा कि क्या कोई स्टडी हुई, तो रेड्डी ने कहा किसी तरह का अध्ययन नहीं हुआ। इससे आप सरकारी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। मंडावी पर हुए हमले ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के सारे जख्मों को हरा कर दिया। नक्सलियों का रक्त चरित्र रिकॉर्ड फिर से सुर्खियां बनने लगा। 2019 की घटना ने खोल दिए पुराने पन्ने। अप्रैल 2019 में बीजापुर में हुए हमले में 2 जवान शहीद हुए, जबकि मार्च 2019 में ही दंतेवाड़ा में 1 जवान शहीद हुआ, 5 जख्मी हुए। अप्रैल 2017 में सुकमा में हुए हमले में 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। नक्सली इनका पूरा सामान भी लूट कर ले गए, जबकि मार्च 2017 में सुकमा में ही 10 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। मार्च 2014 में झीरम घाटी में 15 जवान शहीद हुए, 1 ग्रामीण की मौत हुई। अप्रैल 2014 में बीजापुर और दरभा घाटी में 5 जवानों के साथ साथ 7 मतदान कर्मी शहीद हो गए। दिसंबर 2014 में सुकमा में 14 जवानों की जान चली गई, जबकि मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं समेत 30 लोग शहीद हुए और बस्तर टाइगर समेत कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे उबरने में कांग्रेस को कई साल लगे। अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में जवानों पर देश का सबसे बड़ा हमला हुआ, 76 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 नक्सली ढेर हुए। जुलाई 2009 में राजनांदगांव में एसपी चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए।
हो सकता है महीनों में माओवाद को निपटाने वाले नेताओं के पास कोई ठोस ब्लूप्रिंट हो, लेकिन छत्तीसगढ़िया की चाहत है कि साल 2020 लाल आतंक के खात्मे की कोई ऐसी इबारत लिखे जैसी आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड फोर्स ने लिखी थी और तत्कालीन आंध्र प्रदेश को लाल गलियारे से करीब करीब बाहर कर दिया था। वरना तो अभिशप्त है छत्तीसगढ़, जहां जंग के मैदान में भाई के सामने भाई है। बेहतरी की उम्मीद के साथ स्वागत है 2020 का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यकीन जानिए आपकी सुरक्षा और दुश्मन की गोली के बीच एक फौलादी सीना है, लेकिन धीरे धीरे अवसाद का शिकार होता यह सीना, यह जवान अब आक्रामक हो रहा है। 2019 की विदाई हो रही है और 2020 का स्वागत करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जाते जाते विदा होते 2019 हमारे दिल दिमाग में कई ऐसी बातों को छोड़ जा रहा है जिसकी टीस हमेशा रहेगी। घटना नारायणपुर की है कि जब सीने पर गोली खाने के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए जवान जो है वो आक्रामक हो जा रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तारीख 4 दिसंबर 2019, दिन बुधवार, नारायणपुर के कड़ेनार का आईटीबीपी कैंप। रोजाना की तरह कैंप में जवान अपने अपने काम में लगे थे। आपस में बातचीत भी चल रही थी। महेंद्र सिंह, दलजीत, मुसुदुल रहमान, सुरजीत सरकार, विश्वरूप महतो, विजेश के अलावा पास में ही उल्लास और सीताराम अपने काम में लगे थे। लेकिन अचानक रहमान ने साथियों पर फायरिंग शुरू कर दी। रहमान ने फायरिंग के बाद खुद को भी मौत के घाट उतार दिया। 6 जवानों की मौत, बीच बचाव में 2 घायल। थोड़ी देर पहले अपने अपने काम में लगे महेंद्र, दलजीत, मुसदुल, सुरजीत, विश्वरूप महतो, विजेश मौत के मुंह में समा चुके थे। शुरुआत में जानकारी मिली कि किसी वजह से ये फायरिंग शुरू हुई, लेकिन दरअसल ये वजह अपने आप में कई बड़े सवाल लिए हुए थी। अफसरों के पास जांच का झुंझुना था, गृह मंत्री के पास अपनी सफाई, लेकिन अपने साथियों के लिए जान की बाजी लगा देने वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? कड़ी ट्रेनिंग और अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध आईटीबीपी के जवान अपने मनोभाव पर काबू न रख पाए हों। ऐसा पूरे देश का ये पहला मामला था और इतने बड़े पैमाने पर मारकाट ने रायपुर के महानदी भवन से लेकर दिल्ली तक में सनसनी मचा दी। लेकिन क्या ये पहला और आखिरी मामला था? कतई नहीं। बढ़ते अवसाद के आक्रामक हो जाने की सुगबुगाहट तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। इससे पहले जगदलपुर के गीदम बस स्टैंड पर एक सीआरपीएफ जवान ने दूसरे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। खास बात कि सभी यात्रियों के नीचे उतरने के बाद जवान ने अपने साथी पर फायरिंग की। ऐसे जाने कितने मामले आए, लेकिन नजरअंदाज किए जाते रहे। आखिरकार आईटीबीपी कैंप में हुई फायरिंग ने सबको हैरान कर दिया। ये तो अवसाद के आक्रामक हो जाने का मामला था। डिप्रेशन में मौत को गले लगाने वाले जवानों की संख्या भी अच्छी खासी है। मुकाबला सिर्फ माओवाद से हो तो हमारे जवानों का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन मानसिक तनाव से कैसे निपटा जाए? देश के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार ये जवान हालात के आगे हौसला क्यों हार रहे हैं? पिछले साल राज्य में 36 जवानों ने आत्महत्या की। 2007 से अक्टूबर 2017 तक यानी 10 साल में 115 जवानों ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। साल 2018 में 36 जवानों ने खुदकुशी कर ली और 2019 में अब तक सिर्फ बस्तर में ही 8 जवानों ने खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठाया। तनाव जब हद से गुजर जाता है तब वो आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। मनोचिकित्सक कहते हैं कि घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय पहल जरूरी है। साल के आखिर में आईटीबीपी कैंप में हुई फायरिंग ने अवसाद और उससे उपज रही आक्रामकता को सबके सामने ला दिया। मच्छरों से लेकर माओवाद तक को अपने हौसले से तोड़ देने वाले जवानों का यूं टूट जाना इस साल की सबसे बड़ी टेंशन है। जवानों के सीने के पीछे अपनी सियासत चमकाने वाले, एसी कमरों में कुर्सी तोड़ने वालों के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद है साल 2020 जवानों के लिए बेहतरी लाएगा। विनोद कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूबे का सालाना सफरनामा बिना इस प्रेम कहानी के अधूरा है। यह अहम इसलिए भी है कि करीब 20 महीनों के इश्क की यह दास्तान एक मकाम पर तो पहुंची, पर शायद मंजिल तक नहीं। जिगर मुरादाबादी ने लिखा, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। और अना दहलवी ने फरमाया, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है।
इन्हीं एहसासात के इर्द गिर्द है सूबे की इस साल की मोहब्बत की दास्तान, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। धमतरी जैसे छोटे शहर से शुरू हुई दास्तान इश्क ने समाज की सोच, प्रचंड राष्ट्रवाद, कानूनी पेचोखम को झेला और नवंबर में मोहब्बत को एक मकाम मिला। इसके बाद सबसे पहले न्यूज 18 पर आए इस प्रेमी जोड़े ने सिर्फ संदेश नहीं दिया, साबित कर दिया कि समाज की सोच को अभी लंबा सफर तय करना है। न्यूज़ 18 के ज़रिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई जो भी हमारी जैसे और लड़ने वाले लोग हैं वो कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े, कोई भी पीछे ना हटे। और मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि लड़कियों को इतना दबा के या उन्हें ऐसे बंदी बना के या कोई भी लड़की लव मैरिज करे तो उसे पागल सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके हक को और उसके मन को एक बार समझने की हर माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए। अब जियो अच्छे से, सब मिलजुल के रहो, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो। मेरे पापा के लिए खासकर कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और अच्छे से वो भी शांति से जिए, हमें भी शांति से जीने दें। 20 नवंबर का दिन दोनों के लिए किसी कयामत के दिन की तरह था, क्योंकि इसी दिन अंजलि जिस सखी सेंटर पर सुरक्षा के लिहाज से रखी गई थी, वहां से रिहा हुई। रिहाई इसलिए क्योंकि अदालत के आदेश पर 9 महीने सखी सेंटर में रह रही अंजलि ने आरोप लगाए कि उन्हें बंधक की तरह रखा गया। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं कि इसे हम साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी बता रहे हैं। ये साल का फसाना इसलिए भी है क्योंकि रिहाई के वक्त 3 दिन तक धारा 144 लगानी पड़ी। मंगलवार से ही इलाके में तगड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। इस पूरी लड़ाई के दौरान अंजलि आर्या की वकील प्रियंका शुक्ला ने भी बखूबी उनका साथ दिया। वो अदालत में तर्कों का सामना करती, सड़कों पर धर्म के ठेकेदारों का और घर पर धमकियों का। एक खास बात की इस मामले में अंजलि जैन की छोटी बहन की चिट्ठी को भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आधार माना और स्वतः संज्ञान लिया। अंजलि जैन ने भी अपनी तरफ से हाईकोर्ट को एक चिट्ठी भेजी, जबकि अशोक जैन साधुओं के साथ सड़क और सियासत को सुलगाने की कोशिश करते रहे। अंजलि जैन ने रेडियो एसपी ऋचा मिश्रा और सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जबकि कांग्रेस नेता और रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने अंजलि के पिता के खिलाफ दबाव बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। स्वयं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सखी सेंटर का औचक निरीक्षण किया था। आधे घंटे तक बंद कमरे में अंजलि से चर्चा की और सेंटर प्रभारी को सख्त हिदायत दी कि शाम के बाद किसी को यहाँ न आने दिया जाए। केरल के हादिया केस की तरह बताया जा रहा ये मामला फरवरी 2018 में पहली बार सुर्खियों में आया, जब धमतरी के रहने वाले 33 साल के इब्राहिम सिद्दीकी और 23 साल की अंजलि जैन ने 2 साल की जान पहचान के बाद 25 फरवरी 2018 को रायपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी की। इब्राहिम का कहना है कि बाकायदा हिंदू धर्म अपनाते हुए उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्या रखा और शादी की। लेकिन अंजलि के पिता अशोक जैन इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे उसे घर ले गए। आर्यन आर्या ने पत्नी को पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कस्बे की मोहब्बत सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में पेश अंजलि ने कहा कि माता पिता के साथ रहेंगी। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अंजलि के अदालत के बयान के बाद मान लिया गया कि मामला खत्म हो गया, लेकिन फिर अंजलि ने दावा किया कि घर पर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पिता उन्हें ऐसी दवाइयां खिला रहे हैं कि वो बीमार पड़ रही हैं। अंजलि ने किसी तरह पुलिस महानिदेशक को फोन कर पिता से बचाने की गुहार लगाई। इसके बाद अंजलि को रायपुर के सखी सेंटर में रखा गया, जहां से 20 नवंबर 2019 को वो बाहर आईं। अंजलि ने परिवार वालों, हिंदू संगठनों और अफसरों पर प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए। इन सब के बीच कई लोग इश्क के इस अफसाने को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। अंजलि इब्राहिम को मिलवाने की गुहार लगाई, लेकिन अभी बाकी है अशोक जैन की एंट्री। पिता के तर्क इस हद तक जा पहुंचे कि उन्होंने कहा ये लोग लव जिहाद करके लड़की को फंसाते हैं और उधर पार्सल कर देते हैं। अंजलि और आर्यन को लेकर एक के बाद एक थाने में FIR और अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन पर भी अंतिम सुनवाई या खात्मा अभी बाकी है। यही वजह है कि शुरुआत में हमने साफ किया कि ये मोहब्बत का मकाम है, मंजिल नहीं। लेकिन उम्मीद है कि इनके 20 महीने के संघर्ष का सुखद नतीजा साल 2020 लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका
स्वागत है। 2019 जाने को है और नया साल नई सुबह अपने साथ कई चुनौतियां भी लाने वाला है। ऐसी ही एक चुनौती है बाघों के मामले में गिरता ट्रैक रिकॉर्ड। एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। नवंबर 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ये तस्वीर ले रहे थे, वन्य जीव प्रेमियों को लगा कि बाघों के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। लेकिन जुलाई 2019 में विश्व बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही बाघों के लिए भारत को अनुकूल बताया। इसी मौके पर आंकड़े जारी हुए कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई। मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का तमगा वापस मिला। मामूली अंतर से कर्नाटक और झारखंड दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रही छत्तीसगढ़ की, जहां बाघों की संख्या में भारी कमी आई। आलम यह हो गया कि देश में जहां बाघों की संख्या में 33% इजाफा हुआ, वहीं छत्तीसगढ़ में 60% बाघों की संख्या में कमी आई। जबकि साल 2014 में छत्तीसगढ़ के अभयारण्यों में कुल 46 बाघ थे, जिनकी संख्या घटकर 19 तक पहुंच गई। जबकि वन विभाग के अफसरों ने यह दावा किया कि इस साल बाघों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन साल 2019 में आए NTCA के आंकड़ों ने वन विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी और सूबे में बाघों की संख्या में अचानक कमी आई। रिपोर्ट आने के बाद वन विभाग के अधिकारी सिर्फ समीक्षा करने के बयान तक सिमट गए। अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास, भूरमदेव, इन स्थानों पर वैज्ञानिक पद्धति से गणना की गई। पर्यावरण मंत्रालय के निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA और भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट में चिंता जताते हुए कहा गया कि 2014 में बाघों की संख्या 46 थी, जो 2018 में घटकर 19 रह गई। ऐसा नहीं कि चिंता सिर्फ सूबे के लिए थी, बल्कि गोवा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में स्थिति बेहद खराब है। कुछ अफसरों ने तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सैंपलिंग की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। बाघों की संख्या घटने के पीछे एक बड़ा तर्क ये भी सामने आया कि सूबे में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। ऐसे में यहाँ बाघों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां मुश्किल हैं। यहाँ बाघों की चौथी गणना है। इससे पहले 2006, 2010 और 2014 में बाघों की गणना हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि बाघों की संख्या घटी है, बड़ा सवाल ये कि इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। वो भी तब जब 2018-19 में कई सियासी टाइगर अपनी दहाड़ खो चुके हैं। कई ने ऐसा दहाड़ा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जारी करते वक्त पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो कहानी एक था टाइगर से शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो यही नहीं खत्म होनी चाहिए। काश सूबे के लिए भी ये बात इतनी ही सच होती। लेकिन चलिए, नया साल है, पुरानी नाकामी छोड़कर नई उम्मीदों के साथ नई शुरुआत की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी भी सूबे की असल सेहत का पैमाना होती है कानून व्यवस्था, लेकिन सूबा अगर छत्तीसगढ़ हो तो हालात और गंभीर हो जाते हैं। रायपुर से आए आंकड़े बताते हैं कि जिम्मेदार शायद अभी जागे नहीं हैं। हत्या की 70 वारदात, हत्या के प्रयास की 70 वारदात, लूट के 80 मामले, चोरी और नकबजनी के 1800 केस, साइबर धोखाधड़ी के 580 मामले। काश की आसान होता इन आंकड़ों को महज एक साल का रोज नामचा मानकर नजरअंदाज करना, लेकिन तेजी से बढ़ रहे सूबे की राजधानी की ये तस्वीर किसी तमाचे से कम नहीं। अफसोस इस बात का भी कि कभी जो विपक्ष NCRB के आंकड़ों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आता था, आज सत्ता में आने के बाद इंतजार करने का आश्वासन देता है। और ये तो सिर्फ कैपिटल के आंकड़े हैं। कस्बों के हाल क्या होंगे इसका अंदाजा लगाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकेले रायपुर की बात करें तो मानो साल 2019 में उन्हें रायपुर में कानून के राज को जंगल राज में तब्दील करने का लाइसेंस मिल गया हो। दिसंबर के महीने में ही टिकरापारा थाना क्षेत्र में 2 बहनों को दिन दहाड़े हॉस्टल में घुसकर मार दिया गया। प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई थी। इसी तरह नामी बदमाश रहे बुटलू पाठक को भी पेट्रोल पंप में खुलेआम गोली से मारा गया था। राजधानी में हत्या की करीब 70 वारदातें इस साल में हुई हैं।
हत्या, लूटमार और चोरी से तर साल भर में राजधानी में साइबर क्राइम के 580 केस दर्ज किए गए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि भोले भाले छत्तीसगढ़िया किस तरह से शातिरों के निशाने पर हैं। ठगी के 200 से अधिक केस में एटीएम फ्रॉड द्वारा बैंक अकाउंट से 24 लाख रुपए निकाले गए। वीकेंड में भी हम लोग विशेष अभियान चला के वाहनों की भी चेकिंग करते हैं और आउटर जितने भी होटल लॉज ढाबा हैं उनकी भी चेकिंग करते हैं। कुछ होटलों की सरप्राइज चेकिंग भी करते हैं ताकि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आके रुका है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा लगता है सरकार बनते ही सरोकारों की लिस्ट में भी फेरबदल हो गई है। विपक्ष में रहते सूबे में जंगल राज बताने वाली कांग्रेस अब वर्दी वालों के बचाव में बयान देने लगी है। हमलावर तो भाजपा भी है, लेकिन बिना आंकड़ों की हवाई बयानबाजी में। देखिए, जिस तरीके से रायपुर शहर में लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार उठाईगिरी हो रही है, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया। जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें हमारे जवानों ने बहुत बढ़िया काम किया है, तत्काल कार्रवाई की गई है। चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, पूरे पुलिस विभाग ने मुस्तैदी से काम किया है और सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। पहले ही लाल आतंक की चुनौती से जूझते छत्तीसगढ़ की राजधानी में गुनाहों का ये ग्राफ बताता है कि साल 2020 की बड़ी चुनौतियों में शामिल होगी कानून व्यवस्था। ये भी साफ है कि ये तो वो गुनाह हैं जो पुलिस के रोज नामचे तक पहुंच गए हैं। कई गुनाह तो वर्दी वालों के डर से ही थाने नहीं पहुंचते हैं। उम्मीद है साल 2020 इस डर को भी खत्म करेगा। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। सबले बढ़िया कहने से अब नहीं बनेगी बात, चाहिए अगर विकास, सवालों से करिए दो दो हाथ। 19 में छोड़ दीजिए नफरत, 20 का करिए प्रेम से स्वागत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेहतरी में व्यस्त रहिए। हम भी उठाते रहेंगे सवाल, निभाते रहेंगे सरोकार। सलाम, नमस्ते, राम राम। अब विदा दीजिए श्रीमान।